हेलो दोस्तों, मैं एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में यानी ईवीएस में इससे पहले वाले वीडियो में मैंने फूड यानी भोजन का जिक्र किया था। आज हम बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने आप को अस्वस्थ महसूस करता है तब वह बीमार माना जाता है। बीमारियां कई तरह से फैलती हैं, कभी खराब भोजन खाने से, कभी गंदा पानी पीने से, कभी गंदगी की वजह से, कभी भोजन के अभाव से, तो कभी कभी जीव जंतुओं के काटने से। बीमारियां दो प्रकार की होती हैं, एक जन्मजात और दूसरी उपार्जित। जन्मजात वे बीमारियां होती हैं जो किसी व्यक्ति के अंदर जन्म से होती हैं, जैसे हीमोफीलिया यानी रक्त का थक्का नहीं जमना, वर्णांधता यानी लाल और हरे रंग में भेद नहीं करना, और उपार्जित बीमारियां हमें वातावरण से मिलती हैं, जैसे रतौंधी, पेचिस, छोटी माता, काली खांसी आदि। उपार्जित बीमारियां पुनः दो प्रकार की होती हैं, पहली संक्रामक और दूसरी असंक्रामक। संक्रामक रोग वे होते हैं जो एक मनुष्य में जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजुआ और कवकों यानी और फफूंदों से फैलते हैं। ये हवा, पानी और भोजन के द्वारा फैलते हैं। ये रोग एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल सकते हैं और नहीं भी, जैसे मलेरिया, डेंगू, तपेदिक, हैजा आदि। नेक्स्ट है असंक्रामक रोग। वह होते हैं जो किसी अंग की खराबी से, भोजन के अभाव से, खनिज के अभाव से या फिर किसी चीज़ की एलर्जी से हो सकते हैं, जैसे हार्ट अटैक, स्क्वैर्वी रोग, कैंसर आदि। तो दोस्तों, अब थोड़ा सा हम बीमारियों के इस चार्ट को देख लेते हैं। जैसे बीमारियां अभी ऊपर मैंने बताया दो प्रकार की होती हैं, जन्मजात जैसे उदाहरण हीमोफीलिया और वर्णांधता, और दूसरी है उपार्जित में भी एक संक्रामक होती है, दूसरी असंक्रामक होती है। संक्रामक में जैसे जीवाणु से तपेदिक होता है यानी टीबी, विषाणु से पोलियो यानी लकवा, और प्रोटोजोआ से मलेरिया और कवक से खुजली खाज होती है, और असंक्रामक हार्ट अटैक, स्क्वैर्वी और कैंसर। अब हम नेक्स्ट लेते हैं जीवाणु जनित रोग, यानी जीवाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं। ये रोग जीवाणु के द्वारा फैलते हैं। ये रोग हैं काली खांसी, निमोनिया, प्लेग, तपेदिक, कोढ़ यानी कुष्ठ रोग, और धनुष टंकार यानी टिटनेस, और आंत्र ज्वर यानी टाइफाइड, और डिप्थीरिया और हैजा यानी कॉलेरा। प्लेग चूहों के द्वारा फैलता है। इस बीमारी को काली मौत भी कहते हैं। हैजा मक्खी, दूषित जल और खाने से फैलता है। इसमें उल्टी, दस्त लग जाते हैं। आंत्र ज्वर यानी म्यादी बुखार दूषित जल और खाने से फैलता है। वीडाल परीक्षण आंत्र ज्वर से संबंधित है। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस बीमारियों को दूर करने के लिए एक टीका लगाया जाता है, जिसे डीपीटी का टीका कहते हैं। तपेदिक यानी टीबी बीमारी में हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। इसी बीमारी को टीबी कहा जाता है। इस बीमारी को दूर करने के लिए बीसीजी यानी बैसिलस कॉलमेट गुरिन का टीका दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं विषाणु जनित रोग। ये विषाणुओं से फैलते हैं। ये रोग हैं पीलिया, छोटी माता, चेचक, एड्स, फ्लू, खसरा, रेबीज, गलसुआ, डेंगू, पोलियो और चिकनगुनिया। एलिसा परीक्षण एड्स से संबंधित है। पीलिया दूषित जल से फैलता है। इसमें हमारा शरीर पीला पड़ जाता है। पोलियो भी दूषित जल और भोजन से फैलता है। रेबीज जानवरों जैसे कुत्ता, घोड़ा, बंदर आदि के काटने से होता है। डेंगू और चिकनगुनिया एडीज मच्छर के काटने से होता है। गलसुआ यानी कनपैड में कानों के नीचे सूजन आ जाती है। भारत में चेचक और पोलियो नामक बीमारियां दूर हो गई हैं। पोलियो को पूर्ण रूप से ख़त्म करने के लिए भारत सरकार ने पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत 1995 में की थी। उल्लेखनीय है कि ये कार्यक्रम अब भी संचालित हैं और इसके अंतर्गत 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाती है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। ये रोग प्रोटोजोआओं से फैलते हैं। ये रोग हैं पेचिस यानी डायरिया, मलेरिया और पायरिया। पेचिस मक्खियों द्वारा फैलता है। इसमें पतले दस्त होते हैं और उसके साथ खून आता है। पायरिया दांतों की बीमारी है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। इसका प्रोटोजुआ प्लाज्मोडियम
और फाल्सीपेरम है, इसमें कपकपी के साथ बुखार आता है। इसकी दवाई कुनैन सिनकोना नाम के पेड़ की छाल से बनती है। मच्छरों को दूर करने के लिए तालाबों में मछलियाँ पाई जाती हैं। रोनाल्ड रोस ने यह खोजा था कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। पूछा जा सकता है कि किसने खोजा था कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है, तो रोनाल्ड रोस ने इसकी खोज की थी। मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए ठहरे पानी पर तेल डाला जाता है। नेक्स्ट हम लेते हैं फफूंद यानी कवक से होने वाले रोग। ये फफूंद से फैलते हैं। ये रोग हैं दाद, खाज, अस्थमा। अस्थमा सांस की बीमारी है। मच्छरों से फैलने वाले रोग मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, मस्तिष्क ज्वर। मक्खियों से फैलने वाले रोग हैजा, पेचिस और डायरिया। दूषित जल और भोजन से होने वाले रोग पीलिया, पोलियो, आंत्रज्वर और हैजा। नेक्स्ट हम लेते हैं अभावजन्य रोग। ये रोग भोजन की कमी के कारण होते हैं। ये किसी पोषक तत्व या खनिज की कमी से होते हैं। अगर हमें इन अभावजन्य रोगों से दूर रहना है तो हमें हमेशा संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। प्रोटीन और ऊर्जा यानी कार्बोहाइड्रेट्स और वसा की कमी से बच्चों में क्वाशी-योर्कर और मरासमस रोग हो जाता है। इन रोगों में बच्चों की वृद्धि और विकास रुक जाता है। एक विशेष बात नोट, अगर हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और वसा खाते हैं तो हमें मोटापे की बीमारी हो सकती है। प्रोटीन की कमी से त्वचा रोग हो सकता है, पेचिस भी हो सकती है, बालों का रंग भी उड़ सकता है और चेहरे पर सूजन भी आ सकती है। ज़्यादातर अभावजन्य रोग विटामिन की कमी से होते हैं। विटामिन 6 प्रकार के होते हैं, A, B, C, D, E, K। विटामिन बी और सी पानी में घुल जाते हैं, इसीलिए इन्हें जल घुलनशील विटामिन कहते हैं। अब थोड़ा सा विटामिन के बारे में देख लेते हैं। एक आरेख चित्र है। विटामिन जैसे बताया था मैंने 6 प्रकार के होते हैं, A, B, C, D, E और K। अब जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? B और C। और जल में अघुलनशील विटामिन A, D, E और K। अब नीचे दी गई तालिका में विटामिनों के प्रकार, उनकी कमी से होने वाले रोगों के लक्षण एवं विटामिनों के स्रोत दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब एक हम टेबल देखते हैं और इस टेबल में हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और इसके लक्षण होते हैं कम रोशनी में दिखाई नहीं देता और इसके स्रोत हैं दूध, अंडा, मछली, पपीता, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि। नेक्स्ट है विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है और इसके लक्षण है थकावट हो जाना, मांसपेशियां कमज़ोर पड़ जाना और इसके स्रोत हैं जिनसे विटामिन बी1 मिलता है यकृत, संतरा, अंडा, खमीर, मूंगफली, बिना पॉलिश की हुई दालें आदि। अब हम लेते हैं विटामिन सी, यानी पकाने से वह विटामिन नष्ट हो जाता है। विटामिन सी जो है ये किसी भी चीज़ को पकाने से ख़त्म हो जाता है और इसकी कमी से रोग होता है स्क्वरवी और इसके लक्षण हैं मसूड़ों से खून आना, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होना, घाव भरने में समय लगना। और इसके स्रोत हैं, ये कहाँ से मिलता है? खट्टे रसीले फल जैसे संतरा, नींबू, मौसमी, हरी मिर्च, अमरूद, आंवला आदि। अब हम नेक्स्ट हैं विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है जो कि बच्चों में होता है और ऑस्टोमेलोसिया ये बड़ों में होता है। इसके लक्षण क्या हैं? हड्डियां कमज़ोर होकर मुड़ जाती हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। बच्चों में हड्डियां कमज़ोर होकर मुड़ जाती हैं और बड़ों में ऑस्टोमेलेसिया की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसके स्रोत क्या हैं विटामिन डी के? सूरज की रोशनी, मछली का तेल और दूध, अंडा। विटामिन के की कमी से रोग होता है रक्त का थक्का नहीं जमता और इसके लक्षण है कटने के बाद खून जल्दी से रुकता नहीं है और इसके स्रोत हैं किससे मिलता है विटामिन के? अंकुरित अनाज, गोभी, ब्रोकली, पालक और बंद गोभी। नोट यानी विशेष बात देखते हैं, विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। विटामिन ई प्रजनन क्षमता बनाए रखने और विटामिन ई और सी कोशिका सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अभावजन्य रोग खनिजों की कमी से भी होते हैं।
ये खनिज हमें बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, परंतु खनिज अच्छे स्वास्थ्य एवं उचित विकास के लिए आवश्यक होते हैं। कुछ प्रमुख खनिज इस प्रकार हैं, जैसे लौह खनिज। लौह की कमी से खून में हीमोग्लोबिन की कमी यानी एनीमिया हो जाती है। हमारे शरीर में सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 12 से 15 ग्राम प्रति DL। और एनीमिया को दूर करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, आंवला, गुड़, वे फल और सब्जी जो कटने के बाद काले पड़ने लगते हैं जैसे सेब, केला, आलू आदि खाना चाहिए। इससे एनीमिया दूर हो जाता है। नेक्स्ट लेते हैं हम आयोडीन खनिज। आयोडीन की कमी से घेंगा यानी गला फूल जाता है, ये रोग होता है। और आयोडीन हमें मुख्य रूप से समुद्री जीव जंतुओं से मिलता है। आजकल आयोडीन नमक के साथ मिला हुआ आता है। नेक्स्ट खनिज लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। हमें कैल्शियम दूध, अंडा, सेब, हरी पत्तेदार सब्जियों आदि से मिलता है। नेक्स्ट खनिज हम लेते हैं फॉस्फोरस। ये हमारी हड्डियों और दांतों के लिए ज़रूरी होता है। ये हमें दूध, केला, हरी मिर्च आदि से मिलता है। हमें भोजन पकाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे भोजन में से विटामिन और खनिज नष्ट ना हो और हमारा भोजन संतुलित रहे। कौन कौन सी बातें हैं? सब्जियां काटने के बाद नहीं धोनी चाहिए, बल्कि उन्हें काटने से पहले धोना चाहिए ताकि जल में घुलनशील पोषक तत्व व्यर्थ ना हो। नेक्स्ट, दाल चावल को ज़्यादा नहीं धोना चाहिए। खाने को ज़्यादा देर तक पकाना नहीं चाहिए और सदैव खाना ढककर पकाना चाहिए। खाना पकाते समय उसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। अब हम कुछ बीमारियों के घरेलू उपचार के बारे में पढ़ते हैं। जैसे दांत दर्द है तो दांत दर्द के लिए आप घरेलू उपचार कर सकते हैं हींग का चूर्ण या लौंग का तेल, इससे दांत दर्द दूर हो जाता है। पेट दर्द के लिए आप हींग और अजवाइन का प्रयोग कर सकते हैं। आम बुखार के लिए, जो नॉर्मल बुखार होता है, आप मेथी की चाय पी सकते हैं। कोई घाव है तो घाव के लिए आप उस पर हल्दी का लेप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर पैर में मोच वगैरह आ जाए तो हल्दी और चूने का लेप आप कर सकते हैं। आँखों की सूजन के लिए आप धनिए के बीज का प्रयोग कर सकते हैं। आँखों में जलन के लिए आप खीरा, चाय पत्ती की पट्टी आदि आँखों पर रख सकते हैं। गला खराब हो तो अदरक और गुड़ की चाय आप पी सकते हैं। बदहजमी हो तो आप सौंफ वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं कचरा। यानी कचरा क्या है? बीमारियों की जड़ है। बीमारी की जड़ कैसे है? अब थोड़ा कचरे के बारे में हम पढ़ लेते हैं। हमें ज़्यादातर बीमारियां गंदगी की वजह से होती हैं और गंदगी फैलती है कचरे से। जब हम कचरा इधर उधर सड़क पर, बसों में, रेलगाड़ियों में, गलियों में फेंक देते हैं तब गंदगी फैल जाती है, जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। इसलिए हमें कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। कचरा दो प्रकार का होता है, एक होता है जैव निम्नकरणीय और दूसरा होता है जैव अनिम्नकरणीय। जैव निम्नकरणीय कचरा वह होता है जो वातावरण में कीटाणुओं के द्वारा आसानी से अपघटित हो जाता है, जैसे फल सब्जियों के छिलके, अंडे का छिलका, कागज, चाय पत्ती, सूखी पत्तियां आदि। और जैव अनिम्नकरणीय कचरा वह होता है जो वातावरण में कीटाणुओं के द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होता और वातावरण को दूषित कर देता है, जैसे पॉलीथीन की थैलियां, कांच के टुकड़े, कीले, प्लास्टिक आदि। अब हम थोड़ा सा एक आरेख चित्र देख लेते हैं। कचरा दो प्रकार का होता है, जैव निम्नकरणीय और जैव अनिम्नकरणीय। जैव निम्नकरणीय में फल सब्जियों के छिलके, अंडे के छिलके, कागज और पत्तियां। जैव अनिम्नकरणीय में पॉलीथीन की थैलियां, कांच के टुकड़े और प्लास्टिक है। जैव निम्नकरणीय कचरा उपयोगी होता है। इस कचरे से कंपोस्ट यानी वानस्पतिक खाद तैयार की जा सकती है। इस खाद को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ जाती है और फसल अच्छी होती है। कंपोस्ट तैयार करने के लिए जैव निम्नकरणीय कचरे को गड्ढा खोदकर मिट्टी में दबा दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद कचरा पूरी तरह से गल कर काला और दुर्गंध रहित हो जाता है, जिसका अर्थ होता है वानस्पतिक खाद तैयार। अब लेते हैं जैव अनिम्नकरणीय यानी अनुपयोगी। कचरे को शहर के बाहर जहां गहरे गड्ढे होते हैं वहां डाल दिया जाता है, जिसे भराव क्षेत्र कहते हैं। इस भराव क्षेत्र में कचरे को मिट्टी की परत से ढक दिया जाता है। जब भराव क्षेत्र पूरी तरह से भर जाता है तब उस पर पार्क या खेल का मैदान बना दिया जाता है। इस प्रकार अनुपयोगी कचरे का उपयोग किया जाता है और वातावरण स्वच्छ या साफ रहता है। अब हम
नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं, कचरा कम करने के उपाय। जैव अनिम्नकरणीय कचरा ही हमारे वातावरण के लिए ज़्यादा हानिकारक होता है। निम्नलिखित उपायों से हम कचरा कम कर सकते हैं। पहला है, पॉलीथीन और प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग कम कर सकते हैं। इनके स्थान पर कागज़ या कपड़े की थैलियों का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, प्लास्टिक की वस्तुएं जैसे बोतल, थैलियाँ आदि का पुनः प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कागज़ को बर्बाद नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, कांच, प्लास्टिक आदि को पुनः चक्रित करके और चीज़ें बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट है, जैव निम्नकरणीय कचरे का प्रयोग वानस्पतिक खाद बनाने के लिए करना चाहिए। अतः कचरा दूर करने के लिए हम 3 R का प्रयोग कर सकते हैं। 3 R का मतलब क्या है? पहला R रिड्यूस का मतलब कम उपयोग, रिसाइकल का मतलब पुनः चक्रण, और रीयूज का मतलब पुनः उपयोग। इसको हम 3R कहते हैं, 3R फॉर्मूला, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। नोट, हिमाचल प्रदेश पहला राज्य और उत्तर प्रदेश में पॉलीथीन और प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है। अब थोड़ी सी विशेष बात देख लेते हैं जो बॉक्स के अंदर दे रखी है। स्वच्छ भारत अभियान एक नई शुरुआत। इस अभियान का उद्देश्य है पूरे भारत को साफ व स्वच्छ बनाना। इस अभियान की शुरुआत महात्मा गांधी के जन्मदिन यानी 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। इस अभियान का नारा है, ना गंदगी करेंगे ना करने देंगे। पहले 3 यानी 100% खुले में शौच मुक्त यानी ODF राज्य हैं। कौन कौन से हैं? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और केरल। ये पहले 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 100% खुले में शौच मुक्त है। यहाँ पर खुले में कोई भी शौच नहीं करता है। तो दोस्तों ये था बीमारियों के बारे में। अब हम अभ्यास प्रश्न लेते हैं जो कि इस अध्याय से संबंधित हैं। इस अध्याय में हमने फूड यानी भोजन और बीमारियों के बारे में अध्ययन किया। अब इससे संबंधित हम आवश्यक प्रश्न लेते हैं जो NCERT बेस्ड हैं। पहला क्वेश्चन है, जो जीव पौधे या पौधों के किसी भाग को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सर्वाहारी, ऑप्शन बी मांसाहारी, ऑप्शन सी शाकाहारी, ऑप्शन सी मृतोपजीवी। तो इसका नाम है, इसका आंसर है ऑप्शन सी शाकाहारी। क्वेश्चन 2, उस जानवर का नाम बताइए जो हमेशा कुछ ना कुछ कुतरता रहता है ताकि उसके दांत ना बढ़े। ऑप्शन ए चील, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी बिल्ली, ऑप्शन डी गिलहरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गिलहरी। क्वेश्चन 3, हल्दी और अदरक का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी फूल, ऑप्शन डी बीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा ने अपनी सहेली को बताया कि डॉक्टर ने उसे शरीर को ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ खाने की सलाह दी है। नीचे दिए गए समूहों में से ऊर्जा देने वाले खाद्य समूहों को बताइए। ऑप्शन ए गेहूं, चावल, आलू, शक्कर आदि। ऑप्शन बी फल, सब्जियां, दूध, मछली आदि। ऑप्शन सी जल, चाय, दूध, फल आदि। ऑप्शन डी अचार, सब्जियां, फल, दूध आदि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गेहूं, चावल, आलू, शक्कर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी स्कूल में उच्च प्राइमरी स्तर तक पढ़ने वाले सभी बच्चों के मिड डे मील योजना कब लागू की गई थी? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2003। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2004। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 6, मलेरिया तपेदिक हैजा किस प्रकार का रोग है? ऑप्शन ए संक्रामक, ऑप्शन बी असंक्रामक, ऑप्शन सी जन्मजात, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए संक्रामक। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, सड़ता को ऐसा रोग हुआ है जिसमें व्यक्ति का गला फूल जाता है। यह हमारे शरीर में एक खनिज की कमी को बताता है। यह हमें मुख्य रूप से समुद्री जीव जंतुओं से मिलता है। उस खनिज का नाम बताइए जिसकी कमी से यह रोग होता है। ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी लौह तत्व, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए आयोडीन। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब यहाँ पर एक साइड में विटामिन दे रखे हैं, दूसरी साइड में रोग दे रखे हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन B1 की कमी से रिकेट्स, विटामिन सी की कमी से बेरी और विटामिन डी की कमी से स्क्वार्वी। तो अब इनको मिलान करना है कि विटामिन ए की कमी से क्या रोग होता है। विटामिन बी, यहाँ पर कूट दे रखे हैं यानी A B C D। तो इसमें
ऑप्शन ए बी सी डी इसमें दे रखा है, तो इसमें कौन सा आएगा? तो जो ऑप्शन क्वेश्चन 8 का जो इसमें कूट में से आंसर आएगा ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए, यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, और विटामिन B1 की कमी से कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी नीरव मोदी, ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 10, राहुल के शिक्षक ने आज कक्षा में उन्हें कचरे का प्रयोग कैसे वनस्पतिक खाद बनाने के लिए करना चाहिए बताया। साथ ही कचरा दूर करने के लिए 3 R का प्रयोग भी बताया। ये 3 R क्या है? ऑप्शन ए रीयूनियन, रीयूज, रिपीट, ऑप्शन बी रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, ऑप्शन सी रीयूज, रिसाइकल, रिडीम, ऑप्शन डी रिपीट, रिसाइकल, रीयूज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। तो दोस्तों ये था पर्यावरण अध्ययन यानी EVS का चैप्टर भोजन, बीमारियां और स्वच्छता। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और LC शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।